तो क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ गाली गलौज की भाषा है उस पर लगाम लगने वाली है? क्या अखिलेश यादव अपनी सोशल मीडिया की टीम बदलने जा रहे हैं? क्या बीजेपी को भी अब यह लगने लगा है कि बहुत ज्यादा हो चुका? हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि अखिलेश यादव जब पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो क्या कहा उन्होंने, किन बातों पर सहमति बनी। उसके अलावा यह भी जानिए कि आज अखिलेश यादव कन्नौज में थे और कन्नौज में मंदिर, भगवान, भक्त सबके साथ रहे। तो क्या 2024 में कन्नौज की तैयारी है? और आखिर में यह भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2024 की तैयारी सरकार के तौर पर कैसे शुरू की है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज एक खबर ये कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया की टीम अब बदलने वाली है। यानी कि जो लोग अभी तक सोशल मीडिया का हैंडल समाजवादी पार्टी का देख रहे थे उसमें कुछ बदलाव होंगे, कुछ नए लोग आएंगे और पुराने लोग अब वहां से हटाए जाएंगे। दरअसल इस बदलाव के पीछे की वो कहानी है जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो सोशल मीडिया वॉर छिड़ा, जो ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ भाषाओं की तमाम मर्यादाओं को तोड़ दिया गया, गाली गलौज तक बातें उतर आईं और यही नहीं, नेता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे तक अश्लील और अभद्र टिप्पणियां पहुंची। जब ये बात नेताओं से निकलकर जनता में पहुंच गई, जब लोगों को लगने लगा कि ये सचमुच पानी सर के ऊपर जा रहा है, उसके बाद अब दोनों तरफ से एक ट्रूस, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव पर एक शब्द है टोपी, जिसे लेकर बीजेपी के नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे उनके ट्रोलर हो, या फिर बीजेपी के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, ऐसे नेताओं ने भी पिछले कुछ अरसे से टिप्पणी करनी शुरू की थी और लगातार उन पर यह बोलते रहे थे। और यह वो शब्द है जो अखिलेश यादव को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और जब ये चीजें नहीं रुकी, उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक पूरा सोशल मीडिया का ग्रुप इसे लेकर हमलावर हो गया। इसमें जरूर शीर्ष की सहमति रही होगी, यानी कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति रही होगी, ऐसा मानना है। और तभी यह लड़ाई इस कदर छिड़ गई कि यह लड़ाई नेता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों तक पहुंच गई। अखिलेश यादव के नेताओं के बीच जंग टीवी पर हो, ट्विटर पर हो, यह तो पहले दिखता था प्रवक्ताओं तक, लेकिन यह प्रवक्ताओं से नीचे उतरकर सोशल मीडिया हैंडलर तक पहुंच गया। और फिर उन सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, जिसमें मनीष जगन अग्रवाल, बीजेपी की तरफ से ऋचा राजपूत, बिल्कुल आखिरी दौर में इस हद तक चला गया कि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और यहां तक कि उनके परिवार के, उनकी बेटियों पर कमेंट हो गए। और जब यह सर से पानी ऊपर गया, उसके बाद यह हालात अब इस कदर हैं कि एक खामोशी दिखाई दे रही है। न तो समाजवादी पार्टी का वो ट्विटर हैंडल, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल फिलहाल कुछ लिख रहा है, और ना ही बीजेपी के नेता कुछ लिख रहे हैं। ये आमतौर पर माना जा सकता है कि इन दोनों के लिखने के पीछे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की एक मौन सहमति जरूर थी, जिसने इस हद तक इन बातों को, इन शब्दों को ऐसा पहुंचा दिया कि अब कुछ पलट कर देखने या फिर किसी भी तरह के आपसी सहमति की गुंजाइश ही खत्म कर दी। हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उन ट्विटर्स को नहीं पढ़ सकते, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों ने इस ट्विटर पर ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसे सभ्य समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसकी एक कहानी है। यह कहानी ऐसी है जिसमें पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी मीडिया सेल लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहा था। उनके बारे में दलाल, भ्रष्टाचारी, उसके ये शब्द तक तो चले। उसके बाद जब
ऐसे शब्द लिखे जाने लगे जिस पर डॉट 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 लिखना पड़ा, बोलने के लिए बीप लगाने पड़े। तब यह समझ में आ गया कि ये सर से ऊपर चला गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल ने और खास करके उसे ऑपरेट कर रहे उसके एक नेता ने जब हैंडल पर लिखा, और ऋचा राजपूत जो बीजेपी युवा मोर्चा की नेता है उस पर लिखा। हालांकि इन दोनों के बीच ट्विटर वार चल रहा था और एफआईआर तब दर्ज हो गई। जब दर्ज हुई, अखिलेश यादव तब पुलिस मुख्यालय पहुंचे जब मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष जगन अग्रवाल पुलिस के निशाने पर काफी समय से थे, क्योंकि जब बीजेपी के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा था तो उस वक्त बीजेपी के लोग यह पता लगाने में लगे थे कि आखिर सोशल मीडिया हैंडल कौन कर रहा है। हालांकि एफआईआर में समाजवादी पार्टी के 2 और नाम आए, आशीष यादव जो कि अखिलेश यादव को का अपना ट्विटर हैंडल या फिर उनसे मिलने मिलाने का जो काम है, कम्युनिकेशन, वो देखते हैं, उनका नाम, और साथ साथ उदयवीर सिंह जो कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और उनके पॉलिटिकल तौर पर उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। इन दोनों का नाम भी उसमें शामिल किया गया। मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने उठा लिया। समाजवादी पार्टी का कहना था कि यह 2 ट्विटर वॉर की लड़ाई चल रही थी और सरकार ने इसमें बीजेपी का साथ दिया। अखिलेश यादव पहले उन्होंने लखनऊ कमिश्नर को फोन किया और कहा कि अगर आपने हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, और यह बताया कि अगर आपने हमारे एक शख्स को पकड़ा है तो मैं वहां पहुंचूंगा। उन्हें आनन फानन में 151 में तुरंत चालान कर जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव सीधा पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जो बातें कही कि चाय मैं नहीं पी सकता, चाय में जहर होगी, लेकिन इसके इतर एक बेल आउट प्लान भी था। और वो बेल आउट प्लान यही था कि आखिर जिस शख्स को समाजवादी पार्टी के जिस नेता को गिरफ्तार किया गया था उसे 24 घंटे के भीतर छोड़ भी दिया गया। यह उस बेल आउट प्लान का हिस्सा था। जबकि जो ऋचा राजपूत, जिस पर दबाव बना कि उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, और उन्होंने भी जो इस तरीके के भद्दे कमेंट, जिस तरीके की अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया था, उस पर भी गिरफ्तारी का दबाव था। लेकिन आखिर 24 घंटे के अंदर मनीष जगन अग्रवाल छूट गए और अभी तक ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसके पीछे की भी एक कहानी है, और वो वही बेल आउट है जब अखिलेश यादव उस दिन पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय में, जब पुलिस महकमे में उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसे छोड़ो। पुलिस वालों ने छोड़ने की बात मानी, लेकिन कब छोड़ेंगे इसका कोई तय सीमा नहीं थी। उस पर कई और मामले दर्ज हो रहे थे। लेकिन यही वो बेल आउट प्लान हुआ कि मनीष जगन अग्रवाल को 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा, रिहाई होगी, उन पर ज्यादा मुकदमे और नहीं बढ़ाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो ऋचा राजपूत है उस पर एफआईआर दर्ज होगी। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश थी कि एफआईआर दर्ज हो, यह सुनिश्चित हो, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया। तो यह एक तरीके का बेल आउट प्लान निकला कि उनका जो सोशल मीडिया हैंडलर है उसे छोड़ा जाए, और साथ साथ ऋचा राजपूत पर एफआईआर तो हो लेकिन गिरफ्तारी पर उन्होंने जोर नहीं दिया, या यूं कहें उन्होंने गिरफ्तारी से एक तरीके से चूंकि वो महिला है इसलिए उसकी गिरफ्तारी ना हो, यह भी एक तरीके से सुनिश्चित की। सपा के लोग चाहे जो कहते रहें, लेकिन इस पूरी लड़ाई का अब अंत दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव पर लगातार हमले, और लगातार हमलों में पॉलिटिकल से ज्यादा एक शब्द को लेकर के जो हमले हुए पिछले कुछ अरसे से, उसने इस पूरी लड़ाई को इस हद तक पहुंचा दिया। और उसमें भी अगर वो ट्रोलर तक सीमित रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने और बीजेपी से जुड़े बड़े प्रमुख लोगों ने जब उस शब्द, खास करके टोटी शब्द का इस्तेमाल अपने ट्विटर हैंडल पर शुरू किया, उसके बाद से ये बात बढ़ती गई। अब एक खामोशी दिखाई दे रही है, एक शांति दिखाई दे रही है, और अब ऐसा लगता है कि दोनों तरफ को एक रियलाइजेशन हो चुका है कि आपस की इस गंदी लड़ाई में दोनों ने अपना नुकसान कर लिया है। कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला एक अचानक से नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों लोगों ने एक दूसरे पर दबाव बनाया,
समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने अपने हैंडलर का साथ दिया, उनका विरोध किया, उनको जेल भेजा और शायद यही वजह रही कि अब यह शांति बनी रहेगी। और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी टीम बदलने का फैसला किया है, यह दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में शायद ट्विटर पर अब ऐसे शब्द दिखाई नहीं दें। लेकिन जिस शब्द से अखिलेश यादव सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, खासकर बीजेपी के, अगर वो शब्द दोबारा से आए तो एक बार फिर यह स्थिति बन सकती है। अब अगली खबर। 2023 शुरू होते ही पॉलिटिकल पार्टियों ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने कैसे तैयारी शुरू की हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, यह समझ लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंडलवार यानी कि हर कमिश्नरी के नेताओं, विधायकों, सांसदों, केंद्रीय मंत्री जो अगर कोई वहां से है और अगर योगी सरकार में मंत्री हैं तो उनकी एक बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने 5 मंडल के विधायक, सांसद, योगी सरकार में उनके उस इलाके से आने वाले मंत्री और मोदी सरकार में उस इलाके से जाने वाले मंत्रियों के साथ बैठकें की। उनसे उन्होंने फीडबैक लिया। हेमा मालिनी भी उस मीटिंग में शामिल हुई बतौर सांसद मथुरा की। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा के सांसद हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में हैं, वो भी उस मीटिंग में थी। बेबी रानी मौर्य जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और आगरा से विधायक हैं, वो भी उस मीटिंग में थी। इसके अलावा 5 वो मंडल जिसमें आगरा, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, ये जो तमाम मंडल हैं, इन तमाम मंडलों के सभी नेता मौजूद रहे। दरअसल अब योगी आदित्यनाथ ने 2024 को लेकर फीडबैक लेने की शुरुआत कर दी। तमाम नेताओं ने एक जो फीडबैक दिया वो ये कि अगर अन्ना पशुओं को लेकर के जल्द ही कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये नुकसानदायक होंगे। सभी विधायकों, सांसदों ने इस बात को बहुत ही जोर देकर कहा कि अन्ना पशुओं, निराश्रित पशुओं और लावारिस पशुओं की जो समस्या है वो 2024 में चुनाव में भारी पड़ जाएगी। इसे लेकर कई तरह की योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 9 लाख के आसपास जो निराश्रित पशु हैं उन्हें ग्रामीणों को दिया गया है, उसके एवज में पैसे दिए जाते हैं। इसी मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों से यह कहा कि वो जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या फिर योगी सरकार की योजनाएं हैं, उसका निरीक्षण करें। यानी कि वो जगह पर जाएं, देखें कि वो योजनाएं कैसी चल रही हैं। अभी तक जो जनप्रतिनिधि हैं इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें भी निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए, उन्हें भी इन तमाम योजनाओं के बारे में पूछने का अधिकार दिया जाए अधिकारियों से। आज योगी आदित्यनाथ ने इस बात को माना है। किसानों के मुद्दे पर आज एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने किया और उस मीटिंग में उसका ऐलान किया कि चाहे जितना भी बकाया हो किसी किसान का, बिजली बिल तो उनसे लिया जाएगा, लेकिन बकाये की सूरत में भी किसी किसान की बिजली काटी नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर 2024 अब सामने दिखाई दे रहा है और सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ अब नेताओं से फीडबैक लेने लगे हैं, नेताओं में, जनप्रतिनिधियों से। उधर दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली में एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी मुलाकात की है। तो 2023 के शुरू होते होते जैसे ही मकर संक्रांति खत्म होगा, उसके बाद चर्चा यह है कि अमित शाह का लखनऊ दौरा, उत्तर प्रदेश दौरा होने जा रहा है। तो बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है 2024 को लेकर। आपको याद होगा कि अभी बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो आए थे, उन्होंने फीडबैक लिया। उन्होंने लगातार बीजेपी के सभी मोर्चों से, बीजेपी के सभी जो ऑफिस बियरर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। अब जो बड़े नेता हैं वो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह से मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, इनसे मीटिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के, और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात वो कि आरएसएस के संघ सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले 1 हफ्ते की उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हैं। हालांकि उनका केंद्र लखनऊ है, लेकिन सभी क्षेत्रों के संघ के बड़े
नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो एक साथ कई ऐसी चीजें इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही हैं जो इसको सीधा इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 को लेकर बीजेपी किस तरीके से एक्शन मोड में है। अब अमित शाह आएंगे तो क्या बड़ा होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वैसे हम आपको इशारा कर देते हैं कि कई नेताओं को बीजेपी में लाने की एक कवायद शुरू होने वाली है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं अखिलेश यादव की क्या तैयारी। बीजेपी की तैयारी आपने समझी, अब अखिलेश की तैयारी भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव लगातार सड़क पर है, हर मुद्दे पर वो अब बाहर निकल रहे हैं और आपने देखा होगा कि लगातार कोई भी मौका मिले अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर निकल जाते हैं। आज वो कन्नौज में थे और कन्नौज की जो सिद्ध पीठ है माता फूलमती, उस दरवाजे पर आज अखिलेश यादव पहुंचे। जब उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, यानी कि जब वो कन्नौज से सबसे पहले चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने इसी मंदिर से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। यहीं पूजा के साथ उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे। अब 2024 में चर्चा है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। उनका मन भी है, एक बार वो इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। आज वो फिर कन्नौज में थे। कन्नौज में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने माता फूलमती के दर्शन किए, जिस तरीके से वहां चल रहे रामचरितमानस का जो वहां पाठ चल रहा था, जो वहां कथा चल रही थी रामायण की, उसमें उन्होंने शिरकत की। उन्हें वहां पर बकायदा उस मंच पर सम्मानित किया गया और उसके बाद उन्होंने पंगत में बैठ करके जो प्रसाद होता है उसे भी चखा। आम लोगों के बीच अखिलेश यादव मौजूद रहे और जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कन्नौज को लेकर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इतनी बातें की। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से अखिलेश यादव बिल्कुल भगवा बैकग्राउंड में रंगे नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव अब अपने उस एक जो पहले उनकी जो एक छवि थी, एक प्रो मुस्लिम जो उनकी छवि उनकी पार्टी की बनी हुई थी, उससे निकालकर वो मध्य मार्ग की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। वो अब उस तरीके से न सिर्फ शामिल हो रहे हैं, मंदिरों में मंदिर दर्शन करते हैं, हिंदुओं के त्योहार में दिखते हैं और उनके पूजा पाठ के फोटो भी खूब सार्वजनिक हो रहे हैं। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि 2024 में जो हिंदुत्व का एकमात्र मुद्दा बीजेपी के पास था, अब हिंदू अकेले बीजेपी नहीं करेगी, अखिलेश यादव वहां भी दावा करेंगे। और आज के इस दौरे का एकमात्र मकसद अगर जो समझ में आ रहा है वो ये कि 2024 में ये उनके कन्नौज चुनाव की शुरुआत है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।